हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि दया आप सभी का स्वागत करती हूँ एसआरडीएफ के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, जैसे लास्ट क्लास में हमने एमटीएस का एक पेपर सोल्व किया था, इसी तरीके से आज हम एक नेक्स्ट पेपर सोल्व करेंगे एमटीएस के लिए, जो 1 सितंबर 2023 को शिफ्ट 1 का पेपर है। चलिए आज शुरू करते हैं हम ये एक और अपना पेपर। और क्योंकि एमटीएस का पेपर पास आ रहा है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि अब से हम मैथ्स की डेली एक जो है ऐसा ही प्रैक्टिस पेपर जरूर यूट्यूब पर डाल दे। तो आप इसका जो टाइमिंग रहेगा वीडियो को डालने का, ये रहेगा सुबह 9 बजे। तो सभी आप सुबह 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। If the first number is 20% less than the third number, first number is 20% less than the third number and the ratio of the second to the third number is 7:10, then the average of first and the third number is how much percent more than the second number? देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, आपको है ना 3 नंबर्स की बात की गई है। एक पहला नंबर है, एक दूसरा नंबर है और एक तीसरा नंबर है। 3 नंबर आपको दिए गए हैं। इसमें जो सेकंड और थर्ड नंबर है उसका रेशो कितना दिया गया है आपको? 7:10। क्या दिया गया है? 7:10। और क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट नंबर है ना वो 20% लेस है किससे? थर्ड नंबर से। अब थर्ड नंबर कितना है मेरा? 10। अब 10 का 20% लेस, 10 का 20% लेस कितना होगा आपके पास? 2 आया, तो 10 में से 2 गया, कितना आया? 8। तो यहां नंबर कितना आना चाहिए? 8। और अगर मैं आपको सीधे सीधे समझाऊं तो आप अगर 100% लेते हो तो उसका 20% कम करना हो तो आप कहेंगे 80 हुआ। 100 का अगर 20% कम करना हो तो कितना होगा? 80। तो अगर 10 का 20% कम करना है तो कितना हो जाएगा? 8, है ना। तो आप डायरेक्ट भी इस चीज को ऐसे समझ सकते हो। तो हमारे पास पहले, दूसरे और तीसरे इन तीनों नंबर का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया? 8:7:10। अब दिया क्या गया हमें इसने? अच्छा, पूछा क्या है कि पहली और तीसरी संख्या का औसत लेना है आपको। क्या लेना है? पहली और तीसरी संख्या का औसत। पहली संख्या ये, तीसरी संख्या ये, इनका औसत क्या आएगा? इनका औसत क्या आएगा? औसत क्या होता है? दोनों संख्याओं का सम बटे में जितनी संख्या है। तो दोनों संख्याओं का सम बटे में संख्या कितनी है हमारी? 2। तो हमारा क्या आया? 18/2 यानी कि 9 आ गया है दोनों संख्याओं का औसत। और उसने क्या कहा है? इन दोनों संख्याओं के औसत को दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या कितनी है हमारी? दूसरी संख्या कितनी है हमारी? 7। ठीक है ना। तो जो एवरेज आया वो दूसरी संख्या से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। लेकिन इसने अधिक का प्रतिशत पूछा है, मोर परसेंटेज पूछा है। तो अगर मैं मोर, मेरा 2 आया है, तो जैसे मैंने पहले भी क्लास में आपको बताया था, मोर प्रतिशत, प्रतिशत जब किसी नंबर का बनाना होता है तो जो नंबर आपने लिया है प्रतिशत बनाना है उसको ऊपर लिखिए। अब ये मोर है, ये क्या है? मोर, यानी कि अधिक हुआ है। तो ये किस में अधिक हुआ है? 7 में अधिक हुआ है ना। तो 7 इसके बटे में आएगा और प्रतिशत बनाने के लिए गुना में 100 आएगा। तो क्या आ गया? 200/7। इसको सोल्व करेंगे। 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4/7। तो 28 सही 4/7 इसका आंसर होगा। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गीता डिपॉजिटेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन हर बैंक अकाउंट विच अमाउंटेड टू ₹27, यहां कमाएगा 783 in 3 years at 5% annum, the interest being compounded annually। क्या है? एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो यहां ध्यान रखिए कि CI लगा रहे हो आप। क्या लगा रहे हो? CI लगा रहे हो। और उसने बोला क्या है?
कि आपके ना कुछ पैसे आपने जमा कराए, अब वो जमा कराने के बाद 3 सालों के बाद 5 के दर से 3 सालों के बाद वो रुपए कितने बन गए हैं, और कितने बन गए, 27,783। ठीक है, जो भी पैसा मैंने जमा कराया, वो पैसा जमा कराने के बाद क्या हो गया, 5% पे जमा कराया, 3 साल के लिए कराया, तो 3 साल बाद जो हमें पैसा मिला वो क्या कहलाता है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो वो कितना दिया गया, 27,783। उसने पूछा क्या है कि कितनी राशि जमा की, यानी कि क्या पूछा हमसे, पी पूछा है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या कहता है कि अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 पावर T। ठीक है, तो यहां पे अमाउंट की जगह 27,783 इज इक्वल टू P आपके पास कितना आया है, सॉरी P तो हमें निकालना है, R कितना है 5/100 और पावर में कितना आया 3, तो 27,783 ये क्या हो गया 1/20 और 1 में 1/20 जोड़ोगे तो कितना आ गया 21/20 की पावर 3। तो P हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 27,783 गुना में 20 गुना में 20 गुना में 20, क्योंकि क्यूब थी ना, ऐसे ही बटे में 21 बटे में 21 बटे में 21। क्लियर है, तो यहां इसको ले लेते हैं, काटते हैं, 7×21, यहां पे इसे काटा तो कितना आया 7×21 बचा 6, 7×9 63, 4 7 42 और 7×9 ठीक है, 3 से इसे काटा तो क्या बचा 1 3 2 3। ठीक है, 21 से 7×21 7 एकम 7, 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए 4, सॉरी 13 में से 7 गया 6, तो 7 8 56 और 7 9 63, 3 6 18, 3 3 9 21 दिए, ये कट गया। ठीक है ना, अब देखिए ये काटने के बाद हमारे पास क्या आया है 20 गुना में 20 गुना में 20, 20 की क्यूब यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 8000। तो 3 गुना में 8000 हमारे पास कितना आ गया है 24,000, कितना आ गया है 24,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें इसने बोला है एक ट्रक चालक है जो 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला, फिर वह 1 घंटे के लिए रुका और कहीं नहीं गया, फिर उसने 4 घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाई। चालक की औसत गति प्रति किलोमीटर घंटा में क्या थी। अब देखिए औसत गति सबसे पहले समझिए कि क्या है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, आप इमेजिन कीजिए आप अपने शहर से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब जब आपने ये सफर तय किया तो हो सकता है आप बीच में स्टॉप भी हुए हैं, आपकी स्पीड कभी घटी है कभी बढ़ी है ना। कभी मान लीजिए आप 60 की स्पीड से चले हैं तो कभी 40 की स्पीड से भी चले थे, कभी आपकी स्पीड 20 पर भी आई थी। तो इस तरीके से कुछ इंटरवल्स टाइम पे आपकी स्पीड अलग अलग होती है ना। तो जब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर कितनी देर में पहुंचे हैं या किस स्पीड से पहुंचे हैं, तो आप ये थोड़ी ना बताएंगे कि कितनी स्पीड से पहुंचा हूं, मैं पहले 60 से चला फिर मैं वहां पे 40 हो गए फिर 20 हो गए, नहीं। आप क्या कहेंगे, ये मेरा टोटल यहाँ से अपने शहर से दिल्ली का डिस्टेंस था, ये समय मैंने लगाया इसे कवर करने में, तो इस हिसाब से औसतन यानी कि आसपास में इतनी स्पीड के हिसाब से चला हूं, है ना। कुछ एवरेज निकालेंगे, कुछ औसत वैल्यू निकालेंगे, लगभग निकालेंगे जिसके आसपास आप चलते गए हैं। तो एवरेज स्पीड वही होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय में टोटल टाइम। अब देखिए यहां इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, एक ना ड्राइवर चला यहां से, ठीक है, तो पहले वो क्या चला है, वो 3 घंटे तक चला है। कितनी देर तक चला है, 3 घंटे तक चला है।
और किस स्पीड से चला, 60 की स्पीड से चला है। उसके बाद उसने क्या किया, 1 घंटा उसने रेस्ट किया है, कुछ नहीं किया इस 1 घंटे में, 1 घंटे में उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद उसने क्या किया, वो 4 घंटे और आगे चला, ठीक है ना, वो 4 घंटे आगे चला है। कितनी स्पीड से चला है, वही 60 की स्पीड से चला है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए और मुझे समय भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो पहला डिस्टेंस अगर मैं बात करूं, ये टाइम था, ये स्पीड थी, तो मेरा डिस्टेंस क्या आएगा, 3 घंटे चले हैं 60 की स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस कवर किया हमने, 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, सॉरी, ठीक है। अब 1 घंटा तो उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, ठीक है। फिर आगे चला 4 घंटे, 4 घंटे में कितने में हो गया, 240 किलोमीटर उसने कवर कर लिया, ये डिस्टेंस आ गया हमारा। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आना चाहिए, 180 प्लस में 240। टाइम कितना लगा, पहले 3 घंटा लिया, फिर 1 घंटा रेस्ट का भी लिया, और प्लस में 4 घंटे, यानी कि कितना लिया उसने, 0 8 4 12 2 3 और 1 4, 420 और बटे में 8, तो कितना आया, 4 दूनी 8, 4 1 0 5, 105 बटे में 2 आया। तो हम इसे काटे तो कितना आया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 पॉइंट में 5, यानी कि 52.5 हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इसने ना आपको ABCD 4 शहर दिए हैं, क्या दिए हैं, 4 शहर दिए हैं। इन शहरों में क्या है, कुछ परीक्षा हुई है, उसमें आने वाले उम्मीदवार आपको दे रखे हैं। अब उम्मीदवारों में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने का अनुपात भी आपको दे रखा है। आपको क्या पता करना है कि शहर में प्रवेश परीक्षा में असफल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है, और साथ में रेट परसेंट भी बताना है, यहाँ हिंदी में लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। अधिक का प्रतिशत भी बताना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि किस शहर में सबसे ज्यादा लोग फेल हुए हैं और उस फेल का प्रतिशत क्या है। तो एक बात बताइए, आपको अगर फेल प्रतिशत बताना है तो यहाँ पे आपको रेशो दे रखा है, ये टोटल स्टूडेंट है, ये रेशो है, तो 5:6, तो यानी कि ये किसका है, पासिंग और फेलिंग का है। तो आपको क्या निकालना है, ये सारे फेल वाले निकालने पड़ेंगे। फिर फेल वाले निकालने के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो जो सबसे बड़ा है वही हमारा आंसर देगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम सबसे पहले ए शहर लेते हैं। ए शहर कितना है, टोटल इसमें कितने उम्मीदवार आए, 660 आए, और उनको कितने में बांटा है, 5:6 में बांटा है। कितने में बांटा है, 5:6 में, 660 उम्मीदवार 5:6 में बांटा, 5:6 में बांटा है। इसका मतलब टोटल टुकड़े कितने कर रहा है, उसके कितने हिस्से कर रहा है, 660 उम्मीदवारों के 11 हिस्से कर रहा है। 5 प्लस में 6 कितने हिस्से कर रहा है, 11। तो अगर 11 हिस्से कर रहा है तो ये कितना हुआ, एक हिस्सा कितने का आया, 60 का, एक हिस्सा कितने का आया, 60 का। अब मेरे पास पास वाले भी है, फेल वाले भी है। पास वालों का मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे फेल वाले चाहिए। तो अगर मैं फेल वाला देखूं तो एक हिस्सा 60 का आया, तो फेल वाला हिस्सा यानी कि 6 हिस्से कितने के हो गए हैं, 360 के। कितने का हो गया, 360 का। सेम बी देखेंगे हम, बी में कितने हैं, 650 स्टूडेंट है। कितने हैं, 650 स्टूडेंट है, और इनको कितने रेशो में बांटना है, 2:3 में बांटना है, ठीक है। यानी कि कितने हिस्से करने हैं, 5 हिस्से करने हैं। 650 के 5 हिस्से अगर हम करेंगे तो 5 1 3 0, 130 आया एक हिस्सा। एक हिस्सा कितना आया, 130। और फेल वाला कौन था, 3 हिस्से, तो 130 एक हिस्सा है, तो 330 कितने आ गए यहाँ पर, 390, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम सी ले, सी हमारे पास क्या है, 500 3:2, ठीक है ना। तो 500 हमारे पास टोटल है, इनको कैसे बांटना, 3:2 में, यानी कि 5 हिस्सों में। 5 हिस्सों में बांटा तो एक हिस्सा 100 का आया,
तो फेलिंग वाला हिस्सा कितने का आया है? 200 का। सेम 630 को 4:5 में बांटना है। 630 को बांटना किस में है? 4:5 में। तो 4:5 में बांटने का मतलब क्या है? 9 हिस्सों में बांटना है। 9 में बांटा तो 70 का एक हिस्सा आया। तो फेल वाले कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से। तो ये बन गए 350। तो ये मेरे पास फेलिंग के आए हैं। क्या आए हैं? ये फेल के। अब अगर ये फेल के आए हैं तो सबसे बड़ा कौन है इनमें? 390 है। तो यानी कि कौन सबसे ज्यादा फेल किस में आए हैं? बी में आए हैं। सबसे ज्यादा फेल किस में आए हैं? बी में। और यहां पर अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में बस एक ही ऑप्शन है बी का। इसका मतलब यही होना चाहिए, है ना। हमें प्रतिशत निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास बी ऑप्शन वाला मैंने आंसर निकाला है ना बी, तो बी वाला सिर्फ एक ही नंबर है तो ऑप्शन में यही होना चाहिए। फिर भी अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो 390 लोग फेल हुए हैं। कितने में से? टोटल कितने में से फेल हुए हैं? 650 में से फेल हुए हैं। 390 लोग 650 में से फेल हुए हैं। तो फेल का प्रतिशत क्या होगा? 390 लोग फेल हुए हैं, 650 के कंपैरिजन में हुए 100% के नाम का आ गया। 13×3 = 39, 13×5 = 65 कटा 20, 60% जो है क्या आया? हमारा फेलिंग प्रतिशत भी आ गया। ठीक है। तो अगर वैसे तो आप देखो ऑप्शन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दे तो आपको इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन से नहीं ऑप्शन से भी कई बार हो जाते हैं, तो उस पर भी खास आपका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। दिशा ने कुछ पैसा लगाया और क्या है? कितना पैसा लगाया? 20,000 लगाया है। 9 साल के लिए लगाया और सिंपल इंटरेस्ट पर लगाया तो उसको अमाउंट मिली 33,500। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखिए आपको दिया क्या क्या गया? प्रिंसिपल दिया है 20,000। प्रिंसिपल कितना दिया है? 20,000। और क्या हो जाता है ये? 33,000 क्या अमाउंट बन जाती है? 33,500। इतना पैसा उसने लगाया था, 33,500 बन गया। अब आप किसी को 100 रुपए देते हो उधार पे और आपने उससे जो पैसे लिए लास्ट में 150 रुपए लिए, तो आपके पास ब्याज कितना लिया? आपने एक्स्ट्रा लिए ना, आपने उससे पैसे दिए तो सिर्फ 100 थे, तो आपने कितने एक्स्ट्रा ले लिए? 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, तो 50 रुपए ब्याज ले लिया है। तो अगर मैंने P रुपए लगाए थे, दिए थे और 33,500 लिए हैं तो मेरा ब्याज कितना आ गया? 33,500 माइनस में 20,000। ठीक है। ये मेरा क्या आ गया? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट था तो सिंपल ब्याज आया ये हमारा। तो कितना आ गया है ये? 0.0531 13,500 आ गया। ठीक है। कितना आ गया? 13,500। अब ये जो हुआ है ना, ये कब हुआ है? 9 सालों में हुआ है। कितने सालों में हुआ है? 9 सालों में 20,000 रुपए 33,500 बन जाते हैं। इसका मतलब ये जो ब्याज आया है ना 9 ईयर का आया है। 9 ईयर का SI आया। ये कितने का ब्याज आया? 9 सालों का। 9 सालों का ब्याज इतना है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा जी? 13,500 बटे में 9 काटा 13 एकम 13 सॉरी 9 एकम 9, 13 में से 9 गए 4 45 तो यानी कि 1500 आया। कितना आया हमारे पास? 1500। अब ये 1500 क्या आया? ये 1 साल का ब्याज आया। 1500 1 साल का ब्याज और उसने पूछा क्या हमसे? रेट %। तो देखिए रेट का फॉर्मूला याद कर लीजिए बेशक, SI गुना में 100 P गुना में T। ये हमारा रेट का फॉर्मूला होता है। SI कितना आया है? 1500 गुना में 100। P कितना था? 20,000 गुना में समय। अब देखिए यहां कंफ्यूज मत होना, समय उसने 9 साल दिया है लेकिन मैंने ब्याज 1 साल का पहले ही निकाल लिया था। तो जब हमने ब्याज 1 साल का लिया है ना तो यहाँ पे समय भी क्या लेंगे? 1 साल का 1 लेंगे। अगर आप यहाँ 9 ले रहे हो तो आपको ये 9 सालों वाला ब्याज लेना है। क्लियर हुई है बात? अगर मैं समय 9 ले रही हूं तो 9 सालों वाला ब्याज लूंगी, अगर समय 1 ले रही हूं तो 1 साल वाला ब्याज लूंगी। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो, 15/2 यानी कि 7.5%। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा।
सही बातें समझ में आ रही है सभी को? अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई 13 डिवाइड 13 ऑफ 13 प्लस 13। देखिए सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हमेशा स्टेप से होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कुछ भी आप कर देंगे या कोई हम आपको कुछ खास ऐसा बता देंगे कि ये ट्रिक लगा दो देखो चुटकियों में हो गया। आपको करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, है ना। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, मेथड वो नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का। आपको चाहे आप कितना ही याद कर लीजिए, जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, जब तक आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, गहराई से मैथ को अगर समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको कभी शॉर्ट ट्रिक भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी समझ में आएंगी, वरना कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। तो ये वहम छोड़ दीजिए कि हम यहां से पढ़ेंगे वहां से पढ़ेंगे और हमें एकदम से चुटकी में ऐसा करना आ जाएगा, किसी को नहीं आता है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, है ना, हर हाल में समझना होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़े आप। ये आपको गिवन है। अब सभी को बोर्ड मास तो पता ही होगा। बोर्ड मास क्या कहता है कि भाई आप ना एक रूल से फॉलो करोगे। सबसे पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो 13 गुना में 13 कितना आया, 169 आ गया यहाँ पे। बाकी चीजें एज इट इज, इसमें प्लस क्या आपके पास डिवाइड मल्टीप्लाई है, प्लस है, तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, डिवाइड। 13 से 13 डिवाइड करा तो क्या आया, 1। इसको सोल्व किया तो क्या आया, 1। गुना में 13 और प्लस में 13। ठीक है, अब यहां से क्या आ गया, 13। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 13 है ना ये, तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो, और प्लस में 13 यूं का यूं रहा। ठीक है, तो यहां से 13 प्लस में 13 आ गया है। ठीक है, उसके बाद अगर यहां से देखूं तो ये कट गए, तो यहां से आया 1/13, यहां से आया 13 और ये बन गया है 26। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 13। सोल्व करोगे तो आएगा 170/13। अब ये बटे में था तो क्या आ जाएगा, 1/26। तो कितना आया, 2 1 कम 2, 2 3 6। ठीक है, 2 8 16, 2 5 10, 85 और 13 से 13 गुना हुआ तो 169। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। तो डिपेंड करता है आप कितने अच्छे मैथ्स में, मल्टीप्लाई डिवाइड सारी चीजें सोल्व करने में है, जरूरत है इन चीजों की, कैलकुलेशन अच्छी होने की जरूरत है। ठीक है ना, और उसके लिए क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु का क्रय मूल्य 4,350 रुपए है, यदि उसे 5,680 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन। आपको क्रय मूल्य यानी कि सिप्पी दिया हुआ है 4,350। ये क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य यानी कि जो मुझे बेचना है जितने में, वो कितना दे रखा है, 5,680। ठीक है, उसने पूछा है लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ है। अब आप चीज खरीद कर लाए 200 रुपए की, बेच दिया आपने 220 रुपए में, तो कितने का फायदा कमा लिया है, 20 रुपए का फायदा कमा लिया, माइनस करके आता है। तो 5,680 की मैंने चीज बेची है, जबकि मुझे वो पड़ सिर्फ 4,350 की रही थी, तो मुझे फायदा हो गया 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 1330 का फायदा हमें हो गया है। अब मुझे सिर्फ प्रॉफिट नहीं पता करना, प्रॉफिट का प्रतिशत पता करना था, लाभ प्रतिशत हमें पता करना था। तो क्या करेंगे इसको प्रतिशत बनाने के लिए, 1330 का प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट किस पर होता है, किस पर होगा, 200 रुपए की चीज खरीदी थी, 220 की बेची, तो 20 का लाभ किस पर हुआ है, 220 पे तो नहीं हुआ ना, 200 रुपए पर हुआ है। किस पर हुआ है ये 20 का लाभ, 200 रुपए पर हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य पर होता है लाभ हमेशा। लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, जब तक वो स्पेशली कुछ और ना बोल ले। ठीक है,
तो यहां पर क्या आ गया है हमारा 4350। ठीक है, गुना में प्रतिशत बनाने का क्या आया 100। तो एक जीरो से एक जीरो गई। अब ये किसी टेबल से कटते हैं, 5 दूनी 10, जीरो, 5 अठे 40, 5 सते 35। बाकी ये नहीं कट रहे, नहीं कट रहे हैं। तो कितना आया 0, 6, 6 2 बटे में 87। ठीक है, अब अगर इनको डिवाइड करना है तो देखिए 2 6 6 0। ठीक है ना, तो ये 3 के आसपास जाएगा। 3 से 21, 2 3 अठे 24, 25 26। ठीक है, 3 के यहाँ पे 2 है हमारे पास। 6 में से गया 5, 0 नहीं जाएगा, ना जाने की 0, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, इतना आपको लंबा नहीं जाना है, जहां पर आपको दिख जाए आपके ऑप्शन में से सिलेक्ट हो गया उधर ही कर देंगे काम। फिर भी अगर आगे बढ़ना हो तो 0, यहाँ 0 आ गई है तो अब किस पे जाएगा, ये 6 पे ले जा रहे हैं, तो 7 6 42, 2 6 48, 49 50 51 52 बढ़ा जा रहा है, 5 पे जाएगा। ठीक है, तो 5 7 35, 3 5 40, 41 42 43, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, ऐसे आगे ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ 6 से बड़ा आएगा यहाँ पे। और जब यहाँ पे 6 से बड़ा होता है तो इसमें क्या हो जाता है, 1 जुड़ जाता है। बचपन में सिखाया था टीचर ने ये बात कि जब हमें अप्रोक्सीमेट में डेसिमल लेने होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, जो भी अगला नंबर अगर 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, इसीलिए ये आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 37 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है और पूरी कक्षा का औसत वजन 50 है। क्या है हमारे पास, 37 बच्चे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और इनका औसत कितना दे रखा है, पूरी कक्षा का औसत कितना है, 50 है। इसमें से 22 लड़कियां हैं और बचे हुए कितने बचे, 15 क्या बचे हमारे पास, लड़के बचे। ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं। लड़कियों का एवरेज दे रखा है 46, तो लड़कों का पता करना है। क्या करना है, लड़कों का पता करना है। अब इस पे ध्यान दीजिए, जो भी स्टूडेंट है 37 मान लीजिए ऐसे हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या दे रखा है कि सारे लड़कों का दे रखा, सॉरी सारे स्टूडेंट्स का दे रखा है, फिर सिर्फ लड़कियों का दे रखा है। तो अगर मैं ऑल स्टूडेंट में से लड़कियों का माइनस कर दूं तो मुझे लड़कों का मिलना चाहिए। अब मेरे पास जो है एवरेज दिया हुआ है किसका, ऑल स्टूडेंट का। अगर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम बटे में एन। क्या होता है, सम बटे में एन। अब ये इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे सम निकालना है तो एवरेज गुना में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे अगर ऑल स्टूडेंट 37 स्टूडेंट्स का सम निकालना है, सम निकालना है तो कितने स्टूडेंट है, 37 है, 50 है इसका, 50 इसका एवरेज है, तो कितने आ गए, 5 सते 35, 3 5 से 15 और 3 18। फिर क्या दिए, 22 गर्ल्स का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, 22 गर्ल्स का। तो 22 गर्ल्स का कितना दिया हुआ है, 46 गुना में 22। ठीक है, तो कितना आ गया, 46 गुना में 22 करेंगे तो कितना आएगा, 2 9 2 11 और 1 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1012। अब मेरे पास बचे हुए कौन आए, लड़के। बचे हुए कौन आए हैं, लड़के आए हैं। तो 15 22 जो बचे हैं उनका सम कितना आ गया, सारे लड़कों का, लड़कियों सॉरी स्टूडेंट्स का, सारे स्टूडेंट्स का सम कितना था, 1850। सिर्फ लड़कियों का सम कितना है, 1012। तो बचे हुए कौन हुआ, लड़के हुए ना। तो लड़के बचे हुए कितने बचे हैं सम, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे बचा अपना 8। ठीक है, ये क्या आया, लड़कों का सम आया है। तो मुझे अगर एवरेज पता करना है तो क्या आ जाएगा, 838 बटे में 15, 838 बटे में 15, 15 5 75, 8 बचा तो 15 5 75,
फिर से, तो ये 55 वाला आएगा। ठीक है ना, आगे क्यों जाना है, या तो ये वाला हो सकता है या ये वाला, अगर 2 बार 5 आ गए तो यही वाला होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए, आपको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो एवरेज पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। आपको इतनी लंबी चौड़ी माया लिखकर नहीं दिखानी है एग्जाम में, आपको सिर्फ ये देखना है ऑल स्टूडेंट्स का कितना सम आ गया है, 37 गुना में 50। ठीक है, और इनका कितना आ गया है, लड़कियों का कितना आ गया है, 46 गुना में 22। दोनों का सम करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो उसने पूछा है। क्या पूछा है उसने, बॉयज पूछा है। ठीक है ना, बॉयज कितने बचे, 15। तो थोड़ा सा आप ये ना समझिए कि आपको ये पूरी चीजें बैठकर लिखने ना लग जाइए, आपको प्रैक्टिस रखनी है ताकि आप कम से कम उसमें सोल्व कर सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने में 20 घंटे का समय लेती है। ए और बी के बीच मध्य बिंदु सी पर वापस आती है। धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में उसकी नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक तो इन क्वेश्चंस को धारा वगैरह जो भी ये चल रहा है उनको तो आप अच्छे से समझिए। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, 2 चीजें होती है। एक तो आपके पास इसकी चाल है, एक इसकी चाल है। आप लगाइए, आप नदी में तैर रही हैं, है ना, तो नदी का बहाव जिस तरफ है, अगर आप उसमें तैर रहे हो, अगर आप नदी के बहाव की तरफ तैर रहे हो तो क्या होगा, नदी का बहाव भी उसी तरफ, आप भी उसी तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो आप ज्यादा दूरी तक जाएंगे, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक तो नदी के बहाव का तो था ही उस तरफ फोर्स, आपका भी फोर्स उसी तरफ जा रहा है, तो आप जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर करेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव में यानी कि सॉरी अपोजिट में जा रहे हैं, है ना, धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो अगर आप धारा के विपरीत जा रहे हैं तो क्या होगा, धारा इस तरफ बह रही है और आपको इस तरफ जाना है, तो ये दोनों क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगी, तो धारा आपको रोकने की कोशिश करेंगी। तो अगर मैं चाल लेती हूं, आपकी चाल या जो भी हमारी बोट वगैरह होगी उसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है, स्ट्रीम की चाल y किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसे, डाउन स्ट्रीम। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे ना तो हमारी स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई। सेम धारा के विपरीत, धारा के विपरीत अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, x माइनस वाई, अपस्ट्रीम। इसे क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब इसने क्या बोला है, इसकी भी बात समझने की कोशिश कीजिए। इसने बोला ए से बी की तरफ जा रहे हैं, धारा के अनुकूल गए, 20 घंटे तक का सफर किया। ठीक है, और फिर क्या करती है, ए से बी से सी की तरफ वापस आ जाती है। ठीक है, तो धारा की गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में इसकी क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए धारा की गति में कितना जा रहा है, उसका कितना है, धारा की गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति है। और स्थिर जल में नाव की गति, बोट की गति कितनी आ रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो मेरी स्पीड कितनी होगी डाउन स्ट्रीम में, 10 प्लस में 5, 15 होगी। अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं तो मेरी स्पीड कितनी होगी, अपस्ट्रीम में 10 में से 5 गया 5। ये 2 तरह की स्पीड है। अब उसने क्या कहा है, उसने यहां से शुरुआत की, बी तक गया, ए से जाकर बी तक गया, पहले इतना गया, ठीक है, और फिर क्या करा, बिल्कुल बीच में वापस आ गया, यहां तक और वापस आया, है ना। तो पहले ए से बी गया और फिर बी से सी तक वापस आया, बिल्कुल बीचों बीच। तो अगर ये डी डिस्टेंस है तो ये क्या होना चाहिए, डी का आधा होना चाहिए।
तो मैं आपको इसका एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। इसको हम रेशो मेथड से बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्या कहा उसने, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो उसने क्या कहा है, डिस्टेंस आधा हो जाता है। यानी कि अगर डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो चीज है ना हमारे पास, एक डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं एक अपस्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं डाउनस्ट्रीम में बात करूं तो मुझे डाउनस्ट्रीम में अगर दो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है तो अपस्ट्रीम में उसका आधा करूंगी, एक डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, है ना। अगर हम डाउनस्ट्रीम में दो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो अपस्ट्रीम में उसका आधा करेंगे, है ना, आधा तक आना में बस, तो एक डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। यहां अगर मैं स्पीड की बात करूं तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड 15 थी, अपस्ट्रीम में स्पीड 5 थी। तो हमारे पास जो इसका क्या पूछा उसने, दूरी पूछी है ना, जो टाइम आएगा तो टाइम क्या आना चाहिए, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो कितना होना चाहिए 2/15। यहां से कितना आना चाहिए समय, 1/5। तो टोटल समय मेरा कितना हुआ है, टोटल टाइम 2/15 प्लस में 1/5, कितना हो गया टोटल टाइम 2/15 और 1/5। तो 15 लिया तो 2 प्लस में 3, 5/15 यानी कि 1/3 आ गया मेरा टोटल समय। अब उसने टोटल समय आपको दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20, 1/3 यूनिट कितने के बराबर हुई है, 20 के बराबर हुई। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया है 60, इधर गया तो गुना हो गया ना। तो इसने बोला कि टोटल समय लगा 20 घंटे, आपने बोला कि टोटल समय लगा 1/3, तो ये दोनों बातें तो बराबर ही हुई, दोनों ही टोटल समय दे रही हैं। तो 1/3 यूनिट किसके बराबर आना चाहिए, 20 के बराबर आना चाहिए। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गई 60। निकालना क्या है, ए से बी की दूरी, क्या निकालना है, ए से बी की दूरी, ठीक है। ए से बी की दूरी निकालनी है, तो ए से बी की दूरी कितनी ली थी, 2 ली थी, तो कितना आ गया 2 गुना में 60, 120 आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को। जहां भी आपको दिक्कत आए आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, आप चाहें तो मैथ्स के लिए, जैसे कि अभी फिलहाल हमारा ऑफलाइन कोर्स जो है बहादुरगढ़ में चल रहा है, तो आप चाहे तो हमारा मैथ्स कोर्स जहां पर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर ऑनलाइन क्लास के लिए आप देख रहे हैं तो बहुत ही जल्द हम एक ऑनलाइन की भी क्लास लेकर आएंगे जो स्पेशली मैथ्स पर फोकस करेगी और जहां जीरो से कंटेंट उठाया जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, सब कुछ बाकी की चीजें आपको जीरो से सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं वो इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, तो लगभग हमारा आधा सफर अभी तय हो जाएगा, लेकिन आधा सफर अभी बचता है। तो जुड़े रहिए, थोड़ी सी हिम्मत बांधे रहिए, क्योंकि जब पेपर पास आ गया तो कमर तो कसनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन क्या गया है, बाजू नहीं है, ये राजू है, बाजू बना दिया इसको, क्या है ये, राजू। राजू ने रवि को 10% लाभ पर एक वस्तु बेची। रवि ने बामू को, बामू ये शायद इनको रे लिखना नहीं आ रहा है ना, सबके नाम की वो कर दी है। तो रवि ने रामू को 10% की हानि पर वस्तु बेची। यदि रामू ने रवि को 1425 रुपए का भुगतान किया तो राजू द्वारा रवि को विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लास्ट क्लास में जो हमने पेपर सोल्व किया था ना एमटीएस का, उसमें भी कुछ कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आया था और वहां मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी। जब भी ऐसे कॉन्टिन्यूसली चीजें बिक रही है, आप क्या करिए, पहले लीजिए राजू, क्या लेंगे हम, राजू। फिर वो किसको बेच रहा है, रवि को बेच रहा है, किसको बेच रहा है, रवि को। और रवि ने रामू को बेची, रवि ने रामू को बेची। ये 3 चीजें हमारे पास आ रही हैं। अब जब राजू ने रवि को बेची थी तो 10% के लाभ पर बेची थी, ठीक है ना। अब रवि ने जब रामू को बेची, रवि ने जब
रामू को बेची तो 10% के लॉस पर बेची है और 1485 दिए हैं, ठीक है ना। तो बताइए राजू द्वारा रवि को विक्रय मूल्य, राजू ने जब रवि को बेचा तो विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को, राजू ने जो रवि को बेचा तो वो विक्रय मूल्य होगा, लेकिन रवि के लिए वो क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है। तो रवि ने जो लिया है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस पे पड़ेगा उसको। अब जब उसने रवि ने रामू को बेचा, रवि ने क्या किया, रामू को बेचा, रामू को बेचा तो उसने इसका क्या हो जाएगा, वो ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा और रामू के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि चीजें बदलती जा रही हैं। पर हमें ध्यान देना जो उसने पूछा है, उसने क्या पूछा है, राजू द्वारा रवि को विक्रय मूल्य, ठीक है, राजू द्वारा रवि को विक्रय मूल्य यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है। राजू के लिए तो वो सेलिंग प्राइस है, लेकिन रवि के लिए वो क्या है, जितने में उसने खरीदी यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब मुझे रवि का पता करना है यानी कि यहीं पर रुक जाना है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं 1485 रुपए की उसने बेची थी, कितने की बेची थी, 1485 रुपए की, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1485, लॉस पर बेची है तो 10% के लॉस पर बेची, तो कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी आएगी, क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस गुना में 100 बटे में 100 माइनस में लॉस प्रतिशत, 100 माइनस में लॉस प्रतिशत। तो क्या आ गया 1485 गुना में 100 बटे में 100 में से 10 गया 90, 0 से 0 गई, 9 एकम 9, 14 में से 9 गया 5, 9 छिक 54 बचा 4, 9 पंजे 45, 1650 बचा, ठीक है। तो कितना आएगा 1650। थोड़ा सा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A and B can do a piece of work in 4 days, ठीक है, B and C can do the same work in 5 days, A and C can do it in 10 days. If ABC work together, in how many days can they complete the work? देखिए दिया क्या है आपको, A और B जब मिले तो उन्होंने एक काम को कितने दिन में किया है, 4 दिन में किया। B और C जब उसी काम को करने लगे तो उन्होंने 5 दिन में किया। A और C जब उस काम को करने लगे तो उन्होंने 10 दिन में किया, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, आप इन सबका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो टोटल काम आ जाएगा जो इनको करना है। तो यहाँ 10, 5 और 4 का एलसीएम निकाला तो कितना आया 20, ठीक है। अब 4 से 20 को डिवाइड किया तो 5, 5 से 20 को डिवाइड किया 4 और 10 से किया तो 2। इसका मतलब A और B मिलकर 5 कर लेते हैं काम, सॉरी 5, हाँ 5 काम करते हैं। B और C मिलकर 4 काम करते हैं और A और C मिलकर 2 काम करते हैं। अब इन तीनों को क्या करना है, एक साथ में काम करना है, मिलकर काम करना है, A प्लस B प्लस C। तो क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो A प्लस B प्लस में B प्लस C प्लस में A प्लस C, क्या आ जाएगा A प्लस C। इधर से जोड़ेंगे तो 5, 4 और 2, ठीक है ना। तो कितना आ गया 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर में 5, 4, 9 और 1 11, 2 कॉमन आया तो A प्लस B प्लस C 11 बटे 2 काम करते हैं। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 11 बटे 2। काम कितना करना है 20 काम करते हैं और ये 11 बटे 2 करते हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये काम, 40 बटे 11 दिनों में कंप्लीट होगा, यानी कि 11 3 33, 7 बटे 11, 7 बटे 11, 3 सही 7 बटे 11, ठीक है। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, ग्राफ में 3 अलग अलग कंपनियों XYZ द्वारा वर्षों में टायर के उत्पादन को दर्शाता है।
आपको क्या बताना है, उच्चतम औसत उत्पादन वाली कंपनी और सबसे कम औसत उत्पादन वाली कंपनी के बीच का अंतर। ठीक है, तो देखिए एक तो इसने औसत की बात की है, किसकी बात की है, औसत की। तो जो सबसे ज्यादा उत्पादन कर रही है, जिसका औसत जो है सबसे ज्यादा, जिस कंपनी का औसत उत्पादन सबसे ज्यादा है, उसका किससे माइनस करना है, अंतर निकालना है सबसे कम औसत उत्पादन वाली। तो सबसे पहले आपके पास तीन तरह की कंपनियां हैं, ए, बी और सी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों के उत्पादन का औसत निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों के उत्पादन का औसत निकाल ले। तो पहली वाली कंपनी लेनी शुरू करते हैं जो ये इस लाइन में है, पहली। ठीक है, इन वाली कंपनियों का क्या कर देते हैं, हम लेना शुरू कर देते हैं एवरेज। तो पहली कंपनी ये रहेंगी। ठीक है, तो इन कंपनियों का अगर हम एवरेज लेंगे तो देखो पहले साल कितना है 50, ठीक है, दूसरे साल कितना है 40, तीसरे साल कितना है 55, चौथे साल कितना है 45 और लास्ट के साल में कितना है 60। और कितने साल है ये, टोटल 5 साल है, तो 5 आ गया। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ना, 50 और 40 90, 90 और 60 150, 150 और 5 और 9 10 100, 150 और 100 कितना हो गया 250। ठीक है, तो कितना एवरेज आया हमारे पास 50 आया। सेम बी के लिए निकाल लो। ठीक है, अब बी के लिए निकाल लेंगे तो कौन सा है बी, ये वाला है बी। ठीक है, बीच वाला। तो इसके लिए देखेंगे तो पहली बारी में कितना आया है 55 आया है, दूसरी बारी में 60 आया है, तीसरी में 50, चौथे साल में 55 और फिर लास्ट के साल में 50। और वही 5 सालों का रिकॉर्ड है ये। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ो, 55 और 55 110, 110 और 110 220, 220 और 50 270 बटे में 5 काटा, 25 25 5 20। ठीक है, नेक्स्ट आ जा गया है सी। सी के लिए अगर हम देखें, सी कौन सा होगा, ये लास्ट वाला। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, पहले साल का कितना है 45, दूसरे साल का कितना है 50, तीसरे साल का 60, चौथे साल का भी 60 और नेक्स्ट लास्ट ईयर का 45। 5 से डिवाइड किया कितना आया 45 और 45 90, 90 और 50 140, 40 और 120, 40 और 140 और 120 0 0, 140 और 120 ना, तो 6 और 2, तो 25 25 5 दूनी 10। तो हमारे पास 3 एवरेज आए हैं, 55 52 54 52। अब तीनों एवरेज में सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, बड़ा है 54, छोटा कौन है 50। तो कितने का अंतर आया, 4 का अंतर आया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9.61 एंड 3.61। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ए रेशो बी अनुपात प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ठीक है ना, ये अब इसमें 3 ही तरह के अनुपात की बात की गई, मध्य अनुपात की, तो ये दोनों जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब इस चीज को आप कैसे लिखते हो, रेशो का मतलब बटे में और इसको क्या हो जाएगा इक्वल में, तो बी बटे में सी। क्रॉस अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, तो बी कितना आ जाएगा रूट ए सी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना कि अगर मुझे मध्य अनुपात निकालना है तो मुझे क्या करना है, पहली और लास्ट वाली वैल्यू, फर्स्ट और थर्ड प्रोपोर्शन, इन तीनों को दोनों को गुना करके उसका रूट निकालना है। अब आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इस मेन फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो अब यहां पर अगर मैं इसे सोल्व करूं तो मेरा बी यानी कि मध्यानुपात क्या आना चाहिए, 9.61 गुना में 3.61।
इसका रूट निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, 961 बाय में 100 गुना में 361 बाय में 100, ठीक है। और ये रूट में है तो नीचे वाले डिनोमिनेटर का करूंगी तो 100 आ गया, ठीक है। और 961 ये किसका रूट देगा आपको, ये देगा आपको 31 का, किसका देगा 31 का। और इसके अगर मैं रूट की बात करूं तो ये किसका है 29 का, है ना। रुकिएगा, सॉरी 29 नहीं है, 19 का देगा आपको, कहीं गड़बड़ हो गई है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 961 का अगर रूट हम निकालेंगे तो ये 3 3 ठीक है, ये तो 31 का ही होगा, ठीक है। तो शायद हम 361 में कर गए हैं कहीं मिस्टेक। इसका अगर हम रूट करेंगे तो 261 2 ठीक ही लिखा है हमने, है ना। तो कितना आ गया है, 9 और 1 10, 3 4 और 1 5, ठीक है, 5/100। तो 0.5 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो हमें दे ही नहीं रखी है ये चीज। अच्छा ठीक है, मैं भी समझू ये गलत कैसे हो गया, सब ठीक था हमारा। यहां गुना था, हमने मल्टीप्लाई था तो हमने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। चलिए अब गुना कीजिए, 19 एकम 19, 19 3 57 और 1 58 बटे में 100, तो कितना आ गया 5.89, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर दिए गए हैं और वो नंबर इस प्रकार हैं कि ए का 6% और बी का 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 भाग है। देखिए क्या दिया है आपको, स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ए का क्या दिया गया है, ए का 6%, कितना दिया है 6%, और बी का ए का 6% और बी का कितने प्रतिशत है 4%। इसने कहा इनको जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। जब इनको जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 2/5 ऑफ सम ऑफ 7% ऑफ ए, तो ए का 7% प्लस में बी का 11%, तो बी का 11% इसके बराबर हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है, 6% का मतलब क्या है 6/100, क्या है 6/100। तो a गुना में 6/100 प्लस में b गुना में 4/100, ठीक है। यह आया आपके पास बराबर में 2/5, a गुना में 7/100 प्लस में b गुना में 11/100, ठीक है ना। अब देखिए 100 यहां से भी कॉमन आ जाएगा, 100 यहां से भी कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो आधा काम तुम्हारा आसान हो गया। तो क्या बचा मेरे पास 6a प्लस में 4b बराबर में 2/5 7a प्लस में 11b, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30a प्लस में 20b बराबर में 14a प्लस में 55b, ठीक है। तो 30a में से 14 का a गया तो कितना आया 55b माइनस में 20b, तो यहां से आया 10 में से 4 गया 6, 2 में से 1 गया 1, यहां से कितना आया है 5 और 3 b, तो a बटे में b कितना आ गया 16/35। कहां मिस्टेक करके चले हैं यहां, अच्छा यहां मिस्टेक की हमने, यहां 22 आएगा, ठीक है 22 का b, तो यहां भी 22 आया,
यहां कितना आया 22b माइनस में 20b, तो यहां कितना आया 2b, तो कितना आ गया है 2/16, काटा तो कितना आया 1/8, 1:8। ठीक है ना, तो कितना ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम सेम लिखा हुआ है, 15 रहेगा ये। ठीक है, दो ट्रेन है जिनकी लंबाई 110 है और 85 है, और वो दोनों ट्रेनें क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड और 7 मीटर पर सेकंड की दिशा में चल रही हैं। तेज गति वाली ट्रेन द्वारा धीमी गति वाली ट्रेन को पार करने में कि लगा समय बताइए। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, वो एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी कि दोनों इस तरीके से चल रही हैं। ठीक है, एक की स्पीड कम है, एक की ज्यादा है, तो जिसकी भी स्पीड ज्यादा होगी वही ट्रेन जो है वो आगे निकल जाएगी। लेकिन आगे अगर मुझे इस ट्रेन से निकलना है तो मुझे इसकी और अपनी दोनों की लेंथ यानी कि ये पूरा डिस्टेंस कवर करना होगा। तो जब भी दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, है ना, तो उनकी लेंथ की डिस्टेंस क्या आ जाएगा, उनकी लेंथ का सम, यानी कि 110 प्लस में 85, यानी कि कितना आ गया 5, 9 और 1, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब जब वो दोनों ट्रेनें चल रही थी तो देखो वो भी ट्रेन चल रही है और ये भी ट्रेन चल रही है, दोनों चल रही है और एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। तो अगर ये एक बारी में 1 सेकंड में 12 मीटर चलती है तो 7 तो ये भी चलती है ना, तो इसको पकड़ना कितना मुश्किल होगा, एक चलती हुई चीज को पकड़ना मुश्किल होगा ना। तो क्या हो जाएगा, जो स्पीड होगी ना हर बार में कितनी रिकवरी कर पा रहा है, ये 12 चल रही है तो ये 7 चल रही है, तो 5 की रिकवरी कर पा रहा है ये। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगी मेरी स्पीड, कितनी आ जाएगी, 12 में से 7 गया 5 मीटर पर सेकंड, और ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अब उसने क्या पूछा है कि क्या बताना है, समय बताना है, टाइम निकालना है। तो टाइम कितना आ गया 195/5, 5 दिए 15, बचे 4, 5 45, तो कितने लगे 39 सेकंड लगे। क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ट्रेन्स का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक पंसारी ने 128 रुपए की और 143 रुपए की कीमत वाले चावल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 137.75 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल का मिश्रण प्राप्त हो सके। क्या किया इसने कुछ महंगे चावल उठाए, कुछ सस्ते चावल उठाए और उनको आपस में मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद ये कह रहा है मैं उसको कितने के बेचूंगा, 137.75 के बेचूंगा। अब उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना, महंगे वाले ज्यादा मिलाऊं या सस्ते वाले ज्यादा मिलाऊं, कितने अनुपात में मिलाऊं, एक को 2 किलोग्राम ले लिया, एक को 1 किलोग्राम ले लिया और मिक्स कर दिया। तो इसने वही अनुपात पूछा है कि क्वांटिटी कितनी कितनी आपको लेनी है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से समझाऊं तो 128 वाले एक चावल लिए, 143 वाले एक चावल लिए। अगर इसको मैं x किलोग्राम ले रही हूँ और इसको y किलोग्राम ले रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, 128 मेरी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 128 x प्लस में 143 y। ठीक है, तो टोटल कितने किलोग्राम चावल लिए मैंने, x प्लस y। अब मुझे इन टोटल चावलों को कितने में बेचना है, इन टोटल चावलों को बेचना है मुझे 137.75 में। आप चाहें तो इस इक्वेशन को सोल्व करके रेशो निकाल सकते हो। ठीक है, और एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, शॉर्ट मेथड भी होता है, उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसने क्या बोला है, इसने दो चीजें दी आपको, 128 वाली दी है, 143 वाली दी है, ये दो चीजें दी है ना। ये क्या है, इनका रेट है, क्या है इनका रेट है ये। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ मेरे को जो भी रेट है ना, मेरे को उसमें क्या करना है 137.75 में बेचना, जो भी इसका रेशो लिया होगा। ठीक है ना, तो अगर मैंने इसका रेशो ले लिया, मान लो 1:1 या कुछ ऐसे लिया है, ठीक है, तो मैं इमेजिन कर लेती हूँ ये मेरे पास कितने की बिक रही है, 137.75 की।
ये भी कितने की बिक रही है? 137.75 की। ये ज्यादा पड़ रही है तो इसको नीचे लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आया? 9.75। इसका डिफरेंस निकाला तो कितना आया है? यहाँ पे 75 आएगा। ठीक है, तो 2 जीरो लगी, 10 में से 5 गया, 9 में से 7 गया 2, 12 में से 7 गया 5। तो ये इनका डिफरेंस आया है। ठीक है, इनका निकाल दीजिए रेशो। पॉइंट से पॉइंट हट गया और ये 25 दूनी 25 से 75, 25 पंजे 125। ठीक है ना? नहीं, एक मिनट रुके। 25 से 75, 25 निम्मे। हाँ ठीक है, और ये कितना आया? 25 दूनी 50, 25 एकम 25। ये कितना आया? 13। ये कितना आया है? 7। तो अब देखें, ये मेरा क्या आया? वो रेशो आया, लेकिन रेशो जैसे आपने भी देखा था यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसको उल्टा कर दीजिएगा। 7:13, यही आंसर मिलेगा आपको। उल्टा करना याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में होगा। दो व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम उठाते हैं। यदि वे एक कदम से शुरू करें तो उन्हें कितनी न्यूनतम दूरी तय करनी होगी ताकि वे दोनों समय में दूरी तय कर सके। एक बात याद रखिएगा, देखिए सुनिए क्या कहा है। वैसे तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए आपको कि करना क्या है। क्यों पता लग जाना चाहिए? ये 2 बंदे चल रहे हैं, ठीक है। अब उसने क्या करना है? हर बार 77 की दूरी तय करनी है। हर कदम पे कितना चल रहा है? वो 77 सेंटीमीटर चल रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे चल रहे हो आप, ठीक है, 77 सेंटीमीटर हर बार में। और दूसरे वाला क्या कर रहा है? दूसरे वाला 78 सेंटीमीटर चल रहा है, तो 88 चल रहा है, तो वो थोड़ा ज्यादा चल रहा होगा, है ना? ऐसे चल रहा होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कदम आधा रखे, उसे पूरे कदम रखने हैं। उसे क्या करना है? पूरे कदम रखने हैं। तो देखो जितने भी कदम हमने चले होंगे यहाँ पर सारे 77 के चले होंगे पहले बंदे ने, दूसरे बंदे ने सारे 88 के चले होंगे। तो 77 जुड़ते हुए ऐसे आएंगे ना हमारे, कितने सेंटीमीटर आएंगे? 77 जोड़कर आएंगे। ऐसे 88 जोड़कर आएंगे। यानी कि जो भी न्यूनतम दूरी है यहां से यहां तक की, वो कैसे आनी चाहिए? जो 77 की भी टेबल में आती हो, 88 की भी टेबल में आती हो, और न्यूनतम पूछिए तो कम से कम आती हो। तो ये कम से कम दूरी, यानी कि कम से कम जो 77 की टेबल में भी आए, 88 की टेबल में भी आए, ये क्या चीज थी? ये एलसीएम होती थी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दो नंबरों में आने वाला सबसे छोटा नंबर कौन होगा, है ना? तो 77 और 88 दोनों की टेबल में आ जाए, ऐसे छोटा से छोटा नंबर कौन सा होगा? तो इसका क्या निकालना है? एलसीएम। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है? 11 गुना में 7। ये क्या है? 11 गुना में 8। तो 11 तो कॉमन हुआ, दोनों के पास है। 7 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आया? 77 गुना में 8, 616 आएगा। कितना आएगा? 616। इसलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, है ना? बिना कॉन्सेप्ट के पता हो, इतना आसान सा क्वेश्चन है और सोचना 10 बार पड़े आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 616, फाइंड इट्स डायमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? इसका फॉर्मूला कितना होगा? इसका फॉर्मूला कितना देर का उसने? 616। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। तो ये कितना आना चाहिए? 616 आना चाहिए। यानी कि 4 गुना में 22/7 गुना में r² कितना आना चाहिए? 616 आना चाहिए। r² की वैल्यू कितनी आ गई? 616, 7, 4 गुना में 22, ठीक है ना? तो यहाँ पे सोल्व करना। 4 एकम 4, 2, 4 पंजे 20, 4 चौक 16,
11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 सते 14। तो आर स्क्वायर कितना आ गया 7 गुना में 7। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट निकालने पर 7। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। लेकिन उसने पूछा क्या है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है आर का डबल, है ना। डायमीटर क्या होता है आर का डबल। तो कितना आंसर आया 14 आंसर। ठीक है, फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायमीटर ऑफ ए मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर हैविंग ए डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एज 0.4। अब देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को। एक स्फीयर था मेरे पास, क्या था स्फीयर। इसका मैंने क्या बना दिया वायर बना दी है। वायर कैसी होती है सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, एक तो जब भी यहाँ पे ये पिंगलाने वाला शब्द आपको कहीं पर भी मिल जाए ना, उसका मतलब आपको क्या करना है उनके वॉल्यूम को इक्वल रखना है, याद रखना। अब देखो सुनिए बात को ध्यान से। आपके पास एक बॉल थी, ठीक है, आपने उसको पिंगला दिया, पिंगलाकर वो क्या हो गई है लिक्विड फॉर्म में आ गई है, जो भी है ना। तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गई है तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम। अब उसने से आपने तार बना दी। अब अगर मैं उस तार को भी पिंगलाती तब भी उसमें से उतना ही लिक्विड फॉर्म आता, है ना। तो चाहे मैं गोला ले लूं या तार ले लूं, उनका दोनों का लिक्विड सॉरी वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। तो जब भी ये पिंगलाने वाली बात आपको मिल जाए तो आंख बंद करके दोनों को वॉल्यूम को बराबर रख देना। अब इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ा आर ले लेते हैं, दो तरीके के आर लेने पड़ेंगे हमें यहाँ पे, ठीक है। और सिलेंडर का कितना ले लेते हैं हम, सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या, आपको ये एच निकालना है। तो 4 पाई से तो पाई चला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया 4/3 आर क्यूब और बटे में क्या आया है आर स्क्वायर। ये आपको क्या देगा एच देगा। तो 4/3। अब रेडियस स्फीयर का रेडियस ये क्या दे रखा है डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना आया 3 आया। ऐसे ही सिलेंडर का भी डायमीटर दे रखा है, तो ये रेडियस कितना आया इसका आधा करा तो 0.2 आया। तो कितना आ गया 3 गुना में 3 गुना में 3। यहां 0.2 गुना में 0.2। तो सोल्व करना 4/3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, 10 गुना में 10 बटे में 2 गुना में 2। 2 दूनी 4 गया, 3 से 3 गया, 3 3 9, 900 आया। अब इसने मीटर में पूछा था, हमारा आंसर किस में आया है सेंटीमीटर में। तो इसका मीटर बनाओगे तो कितना आ जाएगा 900 बटे में 100, 9 मीटर आ गया। ठीक है, तो आंसर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन। काफी हिम्मत मारी है आपने भी जो इतनी देर तक रुके रहे हैं ना, बहुत हिम्मत का काम है। चलिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ए बी सी है ना किसी काम को करते हैं 10, 15 और 12 दिनों में करते हैं। ए और बी ने बारी बारी से 5-5 दिन काम कर दिया और फिर वो चले गए। सी ने काम को शामिल होकर काम पूरा करा। सी ने शेष काम कितने दिन में पूरा किया। पहले उसने आपको दे कैसे रखा है, उसने ए का दे रखा है, ए का क्या दिया 10 दिन में काम करेगा, बी का दिया 15 दिन में करेगा, सी का दिया 12 दिन में करेगा। तो काम कितना हो गया इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों का एलसीएम 60। तो ये 6 करेगा, ये 4 करेगा और ये 5 करेगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा ए ने और बी ने 5-5 दिन काम किया है। ए ने जब 5 दिन काम किया तो उसने 5 × 30 काम कर दिया। बी ने जब 5 दिन काम किया तो उसने 20 काम कर दिया। टोटल दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया 50 काम कर दिया। काम था कितना 60 काम था, 50 हो गया, बचा कितना 10 काम। अब ये 10 काम किसने किया सी ने किया। किसने किया है सी ने। अब सी कितना काम करता है 5 काम करता है, तो 10 कैसे होगा 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यहां पर इसका आंसर होगा।
इसी के साथ हमारे आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है खत्म होता है। आप इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। जीके की भी हमारी एमटीएस की सीरीज साथ के साथ चल रही है, तो उसके साथ भी जुड़े रहिए। और अगर आप चाहें तो हमारा सीजीएल का ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें जो है कोर्स में आपका प्री और मेंस दोनों ही जो है सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। साथ में इसी जो आज हमने प्रैक्टिस सेट किया है इसकी क्लास नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।